के नेतृत्व में अलग अलग क्षेत्र में विकास और लोक कल्याण की अनेक योजनाओं को लागू करने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर आज नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों के इस विशेष प्रबोधन कार्यक्रम में उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं विधानसभा के अपने माननीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकाल के अपने इस दौरान कुछ नवाचार किए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करते हुए देश की पहली विधानसभा, जो सबसे बड़ी विधानसभा है, वह अब ऐसे लगती है जैसे वास्तव में उत्तर प्रदेश के अंदर दिखनी चाहिए थी, और वह एक अच्छा प्रयास हुआ है। इस प्रयास का लाभ आप में से प्रत्येक सदस्य को प्राप्त होने वाला है। थोड़ा अभ्यास आप करेंगे, ये जो डिवाइस वहां लगाई गई है टैबलेट के रूप में, उतना ही सरल है जितना आपका स्मार्टफोन या मोबाइल फोन। और मुझे लगता है कि आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्मार्टफोन और डिवाइस का अपना इस्तेमाल न करता हो। उससे ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, और उस अभ्यास के साथ अपने हाथ को आजमाना पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से आपको भी लगेगा कि ये तकनीक तो बड़ी उपयोगी है और इसको हम बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। तो एक साथ आपका प्रशिक्षण ई विधान के साथ भी और विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए क्या नियम होने चाहिए, इसके साथ भी जुड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से आप इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि आपको इन सभी कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मित्रों, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें सौभाग्यशाली बनाती है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है और 25 करोड़ में से 403 ऐसे बिरले सदस्य हैं जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के भाग्य को लेकर के इस सदन में बैठ करके चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे और फिर उसका एक ठोस परिणाम लेकर के आएंगे। इसलिए तो लोकतंत्र में हमने जनता को जनार्दन का स्वरूप माना है। हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है और मैंने इस बात को देखा है। मैं 1998 से सक्रिय रूप से सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं, एक सांसद के रूप में। विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री और विधान परिषद सदस्य के रूप में, और इस 18वीं विधानसभा में मैं भी आपकी तरह एक नए सदस्य के रूप में आपके बीच में आया हूं। तो स्वाभाविक रूप से एक विधायक के रूप में भी मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि एक जनप्रतिनिधि अपना जीवन जितना व्यवहारिक बना ले, जनता के साथ उसका संवाद जितना अच्छा होगा, साथ साथ वह जिस मजबूती के साथ ईमानदारी पूर्वक जनता की समस्या के लिए प्रयास प्रारंभ करेगा, जनता की अपेक्षाओं पर वह उतना ही खरा उतरता हुआ दिखाई देगा। नकारात्मकता किसी जनप्रतिनिधि को कभी आगे नहीं बढ़ा सकती, कभी नहीं। मैंने हमेशा देखा है, मैं इस चुनाव में भी देख रहा था, एक मान्य सदस्य थे, वो छोटी छोटी बातों को लेकर धरना प्रदर्शन करते थे, जाम करते थे। विकास की कोई योजना आती थी तो भी धरना प्रदर्शन शुरू होता था।
मैं इस चुनाव में जब रिजल्ट जिस दिन आ रहे थे, मैंने कहा यार उस विधानसभा का थोड़ा रिजल्ट दिखाओ, पता लगा वो चौथे नंबर पर थे। आप देख सकते हैं जनता कितनी जागरूक है, उसे मालूम है लोकतंत्र में जनता को जनार्दन का स्वरूप वैसे ही नहीं माना गया है। प्रस्तुतकर्ता समरकू, देश में बना देश का ब्रांड। सह प्रायोजक मेरा रूप श्रृंगार, सुंदर त्वचा आकर्षक निखार। यूपी विधानसभा में पहली बार चुने गए विधायकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम, दी जाएगी टैबलेट ऑपरेशन की जानकारी। वाराणसी में पुलिस कमिश्नर से मिला मुस्लिम पक्ष, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हुई मुलाकात। बीजेपी जिला अध्यक्ष काशी विद्यापीठ से प्रतिनिधि भी मिले। चित्रकूट में दबंग रईसजादों का आतंक, हाईवे में ट्रक ड्राइवर के साथ की मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। यूपी में आज हादसों का शनिवार, उन्नाव में पुलिया से नीचे गिरी रोडवेज बस, सहारनपुर में दो ट्रकों में आमने सामने से टक्कर, बहराइच में कार और टैंकर की टक्कर में 3 लोगों की मौत। जनता पर फिर पड़ी महंगाई की मार, सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलो का इजाफा, दिल्ली में 75 रुपए 61 पैसे और कानपुर में 87 रुपए 40 पैसे प्रति किलो हुई कीमत। उतरते हैं तो जनता हमें बार बार समर्थन देती है और जिस मुद्दे को आप सकारात्मक भाव के साथ उठाते हैं उसका परिणाम भी उसी प्रकार से सकारात्मक रूप से मिलता हुआ दिखाई देता है। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण जरूर दूंगा। मैं 1998 में गोरखपुर से सांसद बना। उस समय तक पिछले 20 वर्षों से गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक बीमारी थी जिसमें 1 से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चे उसकी चपेट में आते थे। हजारों की संख्या में मौतें होती थी। गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी में एकमात्र एक मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में था, वह भी जर्जर स्थिति में था। 1998 में मैं सांसद बना। सांसद बनने के बाद मेरे पास पहली बार ये मामला आया। मुझे एक कार्यकर्ता ने फोन किया कि मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे बच्चे एडमिट हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है, आप एक बार आके देखते। तो मैं गया, लेकिन जैसे ही मैं अंदर वार्ड में जाना चाहता था वहां के प्रिंसिपल ने मुझे वार्ड में नहीं जाने दिया। खैर मैं प्रतिरोध करते हुए वार्ड में पहुंचा। भयंकर बदबू थी, एक एक बेड में 4-4 बच्चे लिटाए गए थे। न बेड है, न बेड सीट है, गंदगी का अंबार है, भीषण गर्मी है। यही जून और जुलाई का महीना था, पंखा एक भी नहीं चल रहा था, एसी की बात तो दूर थी और बड़ी भयंकर बदबू थी। मुझे पसीना आने लग गया, मेरे साथ के जितने लोग थे सबको पसीना आने लग गया, सब बाहर भाग गए। मैंने अपना गमछा लिया, अपने मुंह पे बांधा और मैं गमछा बांध करके ही वार्ड में घूमने लग गया। और कार्यकर्ता फिर मुझे कहा कि थोड़ा यहाँ का टॉयलेट भी थोड़ा देख लीजिए। 3rd फ्लोर में वार्ड था और टॉयलेट पूरी तरह चौक था। मैंने वहां पूछा, मैंने कहा प्रिंसिपल तो हमारे साथ नहीं थे, डॉक्टर थे। मैंने कहा ये टॉयलेट कब से चौक है? कहा साहब कभी खुला ही नहीं। अब आप अनुमान कर सकते हैं कि 3rd फ्लोर का टॉयलेट अगर चौक है तो अनुमान कर सकते हैं। खैर वो सब देखने के बाद मैं प्रिंसिपल के पास गया। प्रिंसिपल बैठे हुए थे तो उन्होंने मेरे सामने एक सूची दी। उन्होंने कहा हमारे पास कुछ भी संसाधन, मैं इससे पहले बोलता तो उन्होंने मुझे सूची दे दी। उन्होंने कहा था हमारे पास न पंखे हैं, न बेड सीट है, न दवा है, कुछ भी तो नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे। तो मैं गया वापस और उसमें से कुछ सामान मैंने, जैसे बेडशीट, मैंने 100 बेडशीट खरीदी अपने पास से। वहां के कुछ उद्यमियों के साथ मैंने बैठक की। मैंने उनसे कहा भाई आप कम से कम पंखे और एसी दे दीजिए, वार्ड के लिए बच्चे हैं वहां पे। उन्होंने कुछ एसी पंखे दिए। फिर ऐसे ही कुछ अन्य सामान, बेड्स वगैरह कुछ मैंने लिए और मैं तीसरे दिन एक ट्रक में भर करके लेकर के मेडिकल कॉलेज गया। मैंने वहां के प्रशासन को सौंपा। मैंने कहा इसको आप लीजिए, इसको आप चलाइए।
फिर मैंने तब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय माननीय कल्याण सिंह जी थे, मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा ऐसी ऐसी स्थिति है और कैसे इसका, उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूं। मैंने कहा देखिए, सबसे पहला तो यहां पे सब गरीब बच्चे हैं। इंसेफ्लाइटिस से जो मौत होती थी 90% बच्चे अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के थे। तो मैंने कहा इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उपचार नहीं करा सकता कोई व्यक्ति, क्योंकि उस समय तक दवा लोग खरीदते थे, फ्री में उपचार की व्यवस्था हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक, हम ये व्यवस्था करवाते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पूरी जानकारी मैंने ली, मैंने संसद में इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया, मुझे परमिशन ही नहीं मिली। एक बार प्रयास किया, नहीं मिला, दूसरी बार प्रयास किया, नहीं मिला, तीसरी बार प्रयास किया, नहीं मौका मिला। मैं स्पीकर से मिला, स्पीकर ने कहा कि देखिए आपकी सरकार है और आप अपनी सरकार के खिलाफ कैसे इस मुद्दे को उठा सकते हैं। मैंने कहा मुद्दा उठाने, मैं किसी खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मुझे केवल सदन में इस बात को रखना है। प्रमोद महाजन जी उस समय संसदीय कार्य मंत्री थे, मैंने उनके सामने इस बात को रखा। उन्होंने कहा नहीं, मौका नहीं मिल पाएगा। मैं स्पीकर से जिद किया, मैंने कहा मुझे आप मौका दे दीजिए। उन्होंने कहा मैं 1 मिनट का मौका दूंगा। मैंने कहा 1 मिनट नहीं, आधा मिनट का दीजिए, मुझे इसमें मौका मिलना चाहिए। अगर आपको मेरी बात में दम लगता हो तो मुझे मौका देना, नहीं लगता है तो मुझे बिठा देना। अब आश्चर्य करेंगे कि मुझे केवल वहीं से मौका मिला। 2 मिनट का समय उन्होंने दिया। 2 मिनट के अंदर मैंने लक्षण बताने शुरू किए तो कुशीनगर से लेकर के और सहारनपुर तक के जितने सांसद थे सब खड़े हुए, सबने कहा साहब ऐसी बीमारी हमारे यहां भी है। उस समय अमेठी के सांसद भी खड़े हुए, डॉक्टर संजय सिंह वहां से सांसद थे। सहारनपुर से एक नकली सिंह, बहुत वरिष्ठ सदस्य थे, वो सांसद थे। ऐसे ही अलग अलग सांसद खड़े हुए। पीलीभीत से श्रीमती मेनका गांधी सांसद थे, वो भी खड़ी हुई। कहा तो हमारे यहां भी बीमारी है। और फिर इस पे चर्चा करने का समय मुझे मिला। कॉलिंग अटेंशन में आधे घंटे की चर्चा का मौका मिला और फिर ये चर्चा आगे बढ़ती गई। भारत सरकार ने टीम भेजनी शुरू की। कार्य प्रारंभ हुआ, वैक्सीनेशन शुरू हुआ। वायरल ने अपना नेचर बदला, चलती रही और हम लोग भी हिम्मत नहीं हारे। 1998 से जिस यात्रा को हमने प्रारंभ किया था, ठीक 20 वर्ष यानी 19 वर्ष के बाद मुझे मुख्यमंत्री बनने का जब अवसर प्राप्त हुआ, मैंने प्रदेश में अंतर विभागीय समन्वय बनाया। और मित्रों, आज इंसेफ्लाइटिस के 95% मौतों को हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया। एक बेहतरीन मॉडल है, ये बेहतरीन मॉडल है देश और दुनिया के लिए। कैसे इसको नियंत्रित किया जा सकता है, इसका एक मॉडल यह एक खड़ा हुआ है। और वही मॉडल जो हम लोगों ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ाया, आज वही मॉडल है जिसमें उत्तर प्रदेश ने कोरोना कालखंड में देश के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है। वही अनुभव, अंतर विभागीय समन्वय, एक एक अलग अलग विभाग को उसके साथ जोड़ने का कार्य, और यूपी के मॉडल की इसीलिए सर्वत्र सराहना भी हुई है। फील्ड में रहकर जब हम काम करेंगे, बहुत सारी व्यवहारिक जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। सार्वजनिक जीवन में याद रखना, व्यक्ति का धैर्य, शालीनता और उसका धैर्य हमेशा उसको आगे बढ़ाता है। उसका उतावलापन, उसका ठेके पट्टे के प्रति अनुराग, उसका हर एक मामले में हस्तक्षेप करना हमेशा उसके पतन की ओर लेके जाता है। हमने देखा है, जितने उदंडता करने वाले लोग थे, संसद में मैं देखता था और विधानसभा में मैंने पिछली बार देखा, वो सब लुढ़कते चले गए। सबकी छुट्टी जनता जनार्दन करती गई। लेकिन सकारात्मक सोच के साथ जिन लोगों ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, जनता ने उनको
हाथों हाथ लिया है। अगर उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति सच है तो सुरेश खन्ना 9वीं बार कैसे विधायक बन गए? इनके तो जाति का 1000 वोट भी शाहजहांपुर में नहीं है। हमारे स्पीकर 8वीं बार विधायक बने हैं, इनके तो जाति का वोट नहीं है, लेकिन फिर भी बन रहे हैं। जन अपेक्षाओं पर कसना, अपने आप को कसना, अपने आप को तैयार करना और फिर उसके अनुरूप जन भावनाओं के अनुरूप विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना आवश्यक नहीं। आपने कोई प्रस्ताव दिया है कि एक ही बार में सब हो जाएगा, और आज तो इतनी योजनाएं हैं हर एक विधानसभा के लिए। यहां पे हमारे विपक्ष के जुड़े हुए तमाम मित्रगण हैं, मैं उनसे भी बोलूंगा कि विकास कार्यों में हमें राजनीति को आड़े नहीं आने देना चाहिए। अगर विकास कार्य आपकी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, आपको उसे हाथों हाथ लेना चाहिए। आप हाथों हाथ लीजिए उसको, आपको उन कार्यक्रमों में जाना चाहिए। जनता को लाभ हो, आपका उद्देश्य भी और हमारा उद्देश्य भी एक ही है कि जनता का हित होना चाहिए, जनता को इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देना चाहिए। और अगर आप उन विकास की योजनाओं के साथ जुड़ करके जनता के बीच में जाते हैं तो उसका श्रेय तो आपको मिलना है, उसका श्रेय बीजेपी को या बीजेपी के सहयोगी दलों को थोड़े मिलना है, क्योंकि आपकी विधानसभा है, आप इस समय विधायक हैं, जनता ने आपको चुना है। अगर विकास के कार्य वहां हो रहे हैं तो उन कार्यक्रमों को अगर हम वहां बढ़ाने का कार्य करते हैं तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि आपके साथ जुड़ती है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि वह न केवल तटस्थता बनाते हैं मंत्रियों से, बल्कि वह तटस्थता बना देते हैं विकास के कार्यों से भी, और फिर उनके सामने भी संकट खड़ा होता है जब चुनाव आते हैं। और चुनाव के दौरान फिर जो संकट खड़ा होता है वो सबके सामने है। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक तो जनता के प्रति हमें केंद्र और प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को ईमानदारी के साथ उन तक पहुंचाने के लिए अत्यंत संवेदनशील बनना पड़ेगा। ठेके पट्टे या किसी भी इस प्रकार के उससे अपने आप को दूर करना पड़ेगा। ट्रांसफर पोस्टिंग जो उत्तर प्रदेश में बदनामी का कारण था, इससे उतनी ही दूरी बनानी पड़ेगी। मेरिट के आधार पर कार्य हो, इसके बारे में अधिकाधिक जोर देने की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा और एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी एक छवि को प्रस्तुत करना पड़ेगा। और मैं तो विधानसभा से कहूंगा, माननीय अध्यक्ष जी से कहूंगा कि हमारा प्रयास हो कि कम से कम 1 या 2 सदस्य विधानसभा में जो अच्छे हों, एक तो हम नए सदस्यों को बोलने का मौका जरूर दें। अक्सर क्या होता है, देखिए पिछली बार हमने 3 ऐसे सेशन चलाए थे इस विधानसभा के जो अपने अपने देश के अंदर मॉडल बने थे। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर 36 घंटे तक सदन चला था। इसके पीछे चलाने का हेतु 2 था। एक, प्रधानमंत्री जी ने जो एक लक्ष्य हम सबके सामने दिया है, पूरे देश के सामने दिया है कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमें क्या कुछ करना है। और उस चर्चा में मैंने देखा उस सदस्य ऐसे थे जो 36 घंटे तक सदन में बैठे रहे, और उसमें से काफी सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया जिनको हम सोचते थे कि इनको कुछ भी पता नहीं होगा, लेकिन जब डिबेट में उन्होंने अपनी बात को रखी, क्योंकि रात्रि को 2 बजे तक तो मैं भी सदन में था और रात्रि 2 बजे तक मैं उनके भाषण सुनता रहा। 5-5, 7-7 मिनट मिलता था, लेकिन क्या मजबूती के साथ कम शब्दों में किस प्रभावशाली तरीके से वे अपनी बात को सदन में रखते थे, यह मुझे लगता अत्यंत अनुकरणीय उदाहरण था। उस समय सदन के अंदर मैंने देखा कितना पोटेंशियल है, कितनी ऊर्जा है, कितनी प्रतिभा है जनता के द्वारा चुने गए बातों पे। आवश्यक नहीं कि आपकी भाषा साहित्यिक हो, आवश्यक भी नहीं कि आपकी भाषा विशुद्ध व्याकरण युक्त हो। महत्वपूर्ण यह है कि विकास के प्रति आपकी सकारात्मक दृष्टि और आपका व्यवहारिक ज्ञान, क्योंकि आप जो कहेंगे वो व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। फील्ड में आप विजिट करेंगे, उससे जुड़ी हुई जानकारी हो। वो कोई साहित्यिक मंच नहीं कि हम साहित्यिक भाषा का प्रयोग ही वहां पर करें। जो आपकी भाषा है, अपनी भाषा में अपनी बात को वहां पर कहने की आदत हमारी होनी चाहिए। और हमारा प्रयास हो कि वर्ष में फिर कोई ऐसा मैकेनिज्म हम तैयार करें कि 1 या 2 या 3
ऐसे कुछ आदर्श विधायक हम चयनित करें जो विधानसभा के किसी एक सत्र में फिर उनको सम्मानित करके एक व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। जरूर आगे बढ़ाया जाए कि भाई हर साल एक ही विधायक को न किया जाए। भाई एक को जब मिल गया तो 5 साल में फिर उसका नंबर ना आए, फिर 5 साल के बाद ही आए। लेकिन कुछ ऐसे सत्र होने चाहिए, जैसे राज्यपाल का भी भाषण। कौन कहता है कि हम राज्यपाल महोदय जब अभिभाषण दे तो राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद फिर हम चर्चा को देर रात्रि तक नहीं कर सकते? पूरी रात्रि भर चलाइए सदन को, भोजन की व्यवस्था हो, अधिक से अधिक सदस्य बैठे, कोरम हमेशा भरा हुआ हो, प्रोसीडिंग का हिस्सा उनकी बात को किया जाए, उनकी प्रोसीडिंग में पूरी बात उनकी आए, कम शब्दों में प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को रखना। ये चीजें अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में आपकी पहचान बनेगी। भाषण देने का एक अभ्यास आपका होगा जनता के सामने। देखिए, हमारी ताकत जनता के प्रति हम अपने संबोधन के माध्यम से ही सम्मोहन पैदा करते हैं और फिर वही सम्मोहन हमें वोट में बदलता है। अगर आप केवल चुपचाप खड़े होकर हाथ जोड़ के जा रहे हैं, एक बार वोट मिल जाएगा। दूसरी बात, जनता पूछिएगी कि अरे आप कुछ बोलेंगे भी, तो बोलने की आदत का मंच बनना चाहिए विधानसभा, और उसकी आदत डालने का एक अभ्यास, और फिर आदर्श विधायक के चयन की प्रक्रिया। फिर विधानसभा में हम जब विधानसभा की कोई पुस्तिका जारी करें तो उसमें आना चाहिए कि फलाने सत्र में यह हमारा आदर्श विधायक रहा है, यह हमारे आदर्श विधायक के रूप में इन लोगों ने वो किया है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको लेकर हमें कार्य करना होगा। दूसरा, मैं अक्सर एक बात देखता हूं, अभी 23 को माननीय राज्यपाल महोदय का भाषण होगा नए विधानसभा का दिन। सत्र की शुरुआत राज्यों में राज्यपाल जी के अभिभाषण से होती है और संसद में राष्ट्रपति जी के भाषण से होती है। फिर राज्यपाल जी के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव सदन में आएगा और उस पर चर्चा होगी।